नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एसबीआई होम लोन। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरीड पर्सन्स, उनको जो होम लोन की चेकलिस्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा। सो दैट कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी प्लान करते हैं और होम लोन के लिए आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। या मान लीजिए अगर आप अभी कोई अपना होम लोन अप्लाई करने जा रहे हैं या हमारे द्वारा अप्लाई करते हैं, आपको ये बात समझकर बेनिफिट होगा कि बैंक जो आपसे चेकलिस्ट जो देता है आपको, वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपसे मांगता है और उसका क्या क्या रेलिवेंस है। कई बार कस्टमर्स को लगता है कि जी सरकारी बैंक है तो ज़्यादा पेपर मांगेंगे या मतलब आप इतना टाइम लगाएंगे। तो देखिए, अगर आप अपने होम लोन की चेकलिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका लोन भी जल्दी प्रोसेस होगा, टाइमली प्रोसेस होगा और हैसल फ्री प्रोसेस होगा। प्लस आप जो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसकी रेलिवेंस को भी आप समझेंगे कि वो डॉक्यूमेंट क्यों मांगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले होम लोन अप्लाई करते हुए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो आपको देना होता है। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, एक है तो एक, दो है तो दो, अगर दो से ज्यादा है तो उनके भी आपको देने होते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप विद सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, मतलब लास्ट 6 महीने का आपको सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना होता है। साथ में आपको देना होता है फॉर्म 16, पिछले 2 सालों का, लास्ट 2 इयर्स का। फॉर्म 16 जब भी आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, फॉर्म 16 का पार्ट ए, पार्ट बी आपको दोनों प्रोवाइड कराना है अपने बैंकर को, जहां पर भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं स्टेट बैंक में। इसके अलावा देखिए, कई सारे कस्टमर्स का ये एक होता है कि सर मेरे पास तो फॉर्म 16 2 साल का नहीं है, या मैंने जॉब ही अभी 1 साल पहले ज्वाइन किया है या 1.5 साल पहले ज्वाइन किया है, या मेरा जॉब जो है मैंने स्विच किया है तो पूरा 2 साल का नहीं है। तो देखिए, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पूरे 2 साल का नहीं है, उस केस में अगर आईटीआर आपके पास है 2 साल का तो वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आईटीआर जब भी आप बैंक में देंगे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कंपटीशन ऑफ इनकम जरूर दें, सो दैट बैंकर को ये पता लग पाए कि आपके जो जो इनकम हेड्स हैं वो सारे उसके अंदर शो होने चाहिए। सपोज आपका कुछ सैलरी से इनकम आ रहा है, कुछ रेंटल इनकम आ रहा है, कुछ एफडी से आ रहा है, तो वो सारा उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो वो बिल्कुल काम करता है। और जब भी आप आईटीआर दे रहे हैं तो आईटीआर के साथ ही 26 एएस जरूर दें, लास्ट 2 इयर्स का फॉर्म 26 एएस। देखिए, 26 एएस में क्या होता है कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल है, आपका जिस भी हेड से पेमेंट आ रहा है, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर से पेमेंट आ रहा है और वो आपका टीडीएस अगर काट रहे हैं, तो जो भी सैलरी पे वो टीडीएस काट रहे हैं वो टीडीएस वहां रिफ्लेक्ट होता है और वो आपका उस केस में मैच हो जाता है आपकी सैलरी से और आपकी रिटर्न से। तो देखिए, बैंक जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है उसका मांगने का एक ही रीजन होता है कि जो भी इनकम आप बता रहे हैं वो इनकम आपकी जस्टिफाई हो सके, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ वो उनको दिख जाए कि हाँ भाई, ये इनकम इस साइड में आ रही है। अभी कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमने तो रिटर्न भी नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख से कम है। क्योंकि अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर आया है कि आपकी 7 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो आपको नील का भर सकते हैं, या जरूरत नहीं है भरने के लिए। अगर उसके नीचे इनकम है तो उस केस में भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस में जो भी इनकम आपकी आ रही है, अकाउंट में सैलरी आ रही है, उसमें आप पिछले 24 महीने का या तकरीबन आप मान के चलिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स का आपको सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना है, जिसमें वो रिफ्लेक्ट हो, जो भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है वो रिफ्लेक्ट होनी अनिवार्य है। और जो भी सैलरी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी फॉर्म 16 का क्या रेलिवेंस है। फॉर्म 16 आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर द्वारा। यदि किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है तो आप आईटीआर दे सकते हैं 2 साल का विद कंपटीशन ऑफ इनकम। तीसरा, अगर वो भी नहीं है आपके पास और आपकी इनकम 7 लाख के अंदर है तो फिर आप उसमें लास्ट 2 इयर्स का लास्ट 2 इयर्स का आपका सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना, जिस अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट होता है। और इसके अलावा आपको देना होता है अपने बैंक में आपका एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ऑफिस आईडी कार्ड, जिसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन और आपका एड्रेस वगैरह होता है जहां पर भी आप वर्किंग है। अभी देखिए, जब से कोविड चला है तो एक नई चीज आ गई है, वर्क फ्रॉम होम, या फिर अल्टरनेटिव डेज पर हो गया है हाइब्रिड मॉडल पे, कि आप कुछ दिन घर से काम कर सकते हैं, कुछ दिन ऑफिस से कर सकते हैं। तो देखिए, उस केस में जहां आप टोटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उस केस में आपको अपने एचआर से या एडमिनिस्ट्रेटर से आपके जिस भी जगह पे आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको एक मेल, मतलब उनको एक ऑफिशियल मेल डलवाना है कि ये जो एम्प्लॉय है इनका ये डेजिग्नेशन है और इनका ये पोर्टफोलियो है और ये इनको हमने वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है एज पर आवर पॉलिसी, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है, कब से कब तक के लिए दिया है।
तो वो जरूर आप ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज क्या होता है कि बैंकर या कोई आपसे होम लोन टीम से बात करेंगे कि सर आपका ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, आप उन्हें ये समझाएंगे जी मेरा वर्क फ्रॉम होम है, यही सब है। तो बेटर यही है कि आप पहले से करके रखें, जिससे कि ये आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए और हैसल फ्री हो। देखिए, अगर आप रेंट पर रहते हैं कहीं पर और होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अपना रेंट एग्रीमेंट देना है, जितने भी समय के लिए आपने मकान रेंट पे लिया है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आपने लोन अप्लाई किया तो रेंट एग्रीमेंट आप दे रहे हैं वो वैलिड हो। ऐसा ना हो कि उसकी डेट जो है वो निकल चुकी हो। जनरली क्या होता है, पहले टर्म में हम लोग 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं रेंट एग्रीमेंट, बट बाद में अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद लैंडलॉर्ड से हम उसको रिन्यू नहीं करते। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बैंक में दे रहे हैं तो वैलिड होना चाहिए, उसमें समय बचा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दे रहे हैं आज मई में और वो फरवरी में ही या मार्च में ही जो है वो एग्रीमेंट की डेट खत्म हो गई है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। देखिए, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट तो देंगे ही, जो मैंने बताया जिस प्रकार देना है आपको वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको साथ में आधार कार्ड जो आप दे रहे हैं तो वो आपको ये बताना है बैंक को कि जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा आपके आधार कार्ड पे, तो ये आपको बैंक को जरूर बताना है कि क्या ये परमानेंट एड्रेस है आपका, या ये भी कोई ऐसा एड्रेस है कि जहां पहले आप रहते थे और अभी आपने मान लीजिए नई जगह पर मूव किया है। तो ये भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन कहाँ होगा, जहां प्रेजेंट में आप रहते हैं। दूसरा एक वेरिफिकेशन होता है परमानेंट एड्रेस का। मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस यूपी में है, बिहार में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, तो उस केस में आपको वहां का भी कोई प्रूफ देना होता है। बेटर होता है कि आप आधार कार्ड दें। अगर आधार कार्ड नहीं दे पा रहे हैं तो उस एड्रेस का आपके पास मान लीजिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जिससे कि ये पता लग पाए कि ये आपका पेरेंटल हाउस है, ये परमानेंट हाउस है। तो वहां पर भी वेरिफिकेशन होता है, और वहां भी आप ये बात बता के रखें जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है, मान लीजिए जहां आप रहते हैं उसी एड्रेस का आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताना होगा कि ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी यही है और परमानेंट एड्रेस भी यही है। उस केस में वो उतना ही आपको, उससे ही काम चल जाएगा। ऑफिस एड्रेस आप जरूर अपना पूरा मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर्म में। और ऑफिस एड्रेस का कोई प्रूफ अगर आप दे पा रहे हैं, सपोज कोई आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है या कोई आपके किसी लेटर पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ वर्किंग रहेंगे। कई जगह क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या बड़ी कंपनी से, तो वहां नहीं होता लिखा हुआ, बट फिर भी आपको अपने फॉर्म में तो मेंशन करना है कि आप कहाँ पर वर्किंग है, इनफैक्ट किस फ्लोर पे वर्किंग है और किस डिपार्टमेंट में वर्किंग है, जिससे कि जब बैंक का ऑफिसर उसको विजिट करने जाएगा आपके ऑफिस एड्रेस को, तो वहां प्रॉपर वो उस जगह तक पहुंच पाए और आपका वेरिफिकेशन इजीली हो पाए। अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई जॉब स्विच किया है, चेंज किया है, तो चाहे वो एक जॉब चेंज किया हो या दो किया हो या दो से ज्यादा किया हो, तो उनका रिलीविंग और ज्वाइनिंग लेटर जरूर चाहिए, वो जरूर साथ में दें, जिससे कि आपके लोन को होने में ज्यादा समय ना लगे। ठीक है। और इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसको अगर आप वन शॉट दे देंगे, बेशक एक दिन ज्यादा ले लीजिए आप डॉक्यूमेंट रेडी करने में, आप प्रिपेयर कर लीजिए, या आप उसको पहले उनको भेजिए जिनसे भी आप लोन करा रहे हैं। अगर हमारे द्वारा आप लोन कराते हैं तो हम तो कस्टमर को अकॉर्डिंगली बताते ही हैं पूरा उसको। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका वन शॉट डॉक्यूमेंट जाएगा तो लोन आपका जल्दी और टाइमली प्रोसेस होगा। ठीक है। दूसरा, मैं देखिए अभी इसमें मैंने इस वीडियो में सिर्फ कवर किया है सैलरीड पर्सन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए, जो भी सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, और जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आपको सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो में दी हुई सभी जानकारी जो चेकलिस्ट है सैलरीड पर्सन्स के लिए, वो चेकलिस्ट, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी जो भी मैंने आपको दी है, स्टेट बैंक में होम लोन अप्लाई करते समय सैलरीड पर्सन्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं इनकम वाइज, तो वो मैंने इसमें बताया है। और जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं चेकलिस्ट में, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगी, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर, देहरादून, सोनीपत अगर मान लीजिए उधर कहीं रहते हैं, या उधर कोई प्रॉपर्टी पे आप होम लोन लेना चाहते हैं स्टेट बैंक से, तो इन जगहों पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं होम लोन की। तो अगर किसी को उस तरफ रिक्वायरमेंट हो तो कृपया आप हमसे संपर्क करें। देखिए मित्रों, इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है, जो भी चेकलिस्ट बताई है सैलरीड पर्सन्स के लिए स्टेट बैंक में होम लोन अप्लाई करने के लिए, वो सारी मैंने चेकलिस्ट जो है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख सकते हैं। और अगर आप
दिल्ली एनसीआर, देहरादून, सोनीपत वगैरह अगर आप रहते हैं, उस तरफ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इनकम का बताया, और बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टी का भी होता है, आपका मार्केट वैल्यू भी होता है, तो वो हम आपको अच्छे से गाइड करके प्रॉपर आपका जो होम लोन है उसको इजीली प्रोसेस करा देंगे विदाउट एक्स्ट्रा एनी कॉस्ट। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, क्योंकि पिछले 10 साल से हम स्टेट बैंक के ऑफिशियल मार्केटिंग एसोसिएट हैं और ऑफिशियल होम लोन काउंसलर हैं। जो बैंक के चार्जेस हैं वही चार्जेस आपको देने हैं, और किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट आपके घर से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, आपको बार बार ब्रांच नहीं जाना होता। एक ही बार आपको आना होता है जब आपका लोन सैंक्शन हो चुका होता है, लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए। उस केस में भी अगर आपका लोन अमाउंट बिग टिकट साइज है, सपोज 1 CR एंड अबव है, तो डॉक्यूमेंट को भी हम, जो लोन डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम अरेंज करा सकते हैं अकॉर्डिंगली आपके घर पे या ऑफिस पे। तो अगर आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट हो तो आप बिल्कुल एक बार हमसे बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे लिंक में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल देसी लोन एडवाइजर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।